अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 का गेस्ट पेपर कवर करेंगे और इस चैप्टर में से तकरीबन 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और निस्बतन बाकी चैप्टर्स के बहुत आसान चैप्टर है। तो इंशाल्लाह आप इसके ये 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे, आप इनको कवर करें तो उम्मीद है कि आप पाँचों शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन की नेचर या तो एग्जैक्टली यही हो सकती है या इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो आप अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर वेक्टर्स से ताल्लुक़ रखता है। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट होगा इसमें। सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, वो ये कि जब भी हमें वेक्टर्स को आपस में सिंप्लीफाई करना है, आपस में सॉल्व करना है, तो ये याद रखना है आपने कि आई में सॉल्व होगा, जे में सॉल्व होगा, के में सॉल्व होगा। ये डॉट या वेक्टर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में कम से कम हम इतना ही काम करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उसने हमें कहा फाइंड करो इसकी वैल्यू। अब आपको ये आ जाए या इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने उससे परेशान नहीं होना, आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें 1/2 u प्लस 1/2 v प्लस 1/2 w, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप 1/2 कॉमन ले लें पहले ताकि बार बार इसको इनरोल ना करना पड़े और अंदर बचेगा u प्लस v प्लस w। आप क्या करें, आप इनमें जस्ट u की जगह u की वैल्यू लिखें। u वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i माइनस 7j प्लस v की जगह v की वैल्यू लिखें। v की वैल्यू क्या है, i माइनस 6j प्लस w की वैल्यू क्या है, माइनस i प्लस j। अब आप सबके नीचे ये लाइन डाल दें ताकि पता चल जाए कि हम वेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। 1/2 एज इट इज रहेगा, ये 2i, ये प्लस i और ये प्लस माइनस माइनस i। ये i का काम हो गया। आगे मैं j का काम कर लेता हूँ। -7j माइनस 6j और प्लस 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 ही रहेगा और ये j एज इट इज। अच्छा 2i प्लस i 3i में से ये बल्कि ये समझ लें कि i से कैंसिल आउट हो गया, पीछे बचा 2i। ये हो गया -12j। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होके तो यही रहेगा। 2 को इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दें। 2 इन दोनों के नीचे अलग अलग आ गया, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। i माइनस 6j, आपके पास ये वेक्टर का आंसर आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। उसने हमें कहा कि आपको ए बी इक्वल टू सी डी बता रहा हूँ, आप ए पॉइंट को फाइंड आउट करें। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, ए बी का मतलब है बी माइनस ए और सी डी का मतलब है डी माइनस सी। यानी हमारे पास जो जो पॉइंट्स गिवन हैं उन पॉइंट्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हम इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, बी के पॉइंट को उसने दिया हुआ है 1,2 1,2, तो इसका मतलब है ये 1i है और ये 2j है। इसी तरह जो सी पॉइंट है हमारे पास वो है -2,5, यानी ये -2i है और 5j है। इसी तरह जो डी पॉइंट है वो है 4,11, यानी 4i प्लस 11 का j। तो ये हमारे पास इसने जो 3 पॉइंट्स इन ब्रैकेट्स की शेप में दिए हुए हैं उनका असल में यही मतलब है कि पहले वाला i है, दूसरे वाला j है। तो अब मेरे पास क्या सिचुएशन है, मैं इसके साथ और डाल देता हूँ ताकि पता लगे कि ये ओरिजिन से स्टार्ट है और वेक्टर्स की ही शेप है। मुझे ये ए वेक्टर चाहिए, ये ए वाला वेक्टर उधर जाके प्लस हो जाना चाहिए और सिनेरियो कुछ ये बन जाना चाहिए कि ओ बी, ये प्लस ओ डी इधर आके माइनस ओ डी, ये माइनस ओ सी इधर आके प्लस ओ सी और ये माइनस का ओ ए उधर जाके प्लस का ओ ए बन जाएगा। अब ओ बी की वैल्यू क्या है, 1i प्लस 2j, 1i प्लस 2j माइनस ओ डी की वैल्यू क्या है, 4i प्लस 11j। ओ सी की वैल्यू कितनी है, -2i प्लस 5j। आप चाहें तो ब्रैकेट्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। 1i प्लस 2j माइनस की वजह से अंदर वाले साइंस चेंज हो गए, 4i 11j प्लस माइनस माइनस 2i प्लस 5j इक्वल टू ओ ए।
1i, 4i 3i, और ये 2i 5i हो गया, प्लस 2j माइनस 11j माइनस 9j माइनस 9j प्लस 5j माइनस 4j। तो ये ओ ए वेक्टर आ गया, जिस शेप में उसने हमें क्वेश्चन दिया है मैं उसी शेप में उसको आंसर दे देता हूँ कि ए पॉइंट मेरे पास है -5 कोमा -4, क्योंकि पहले वाला आई होता है दूसरे वाला जे होता है। दैट्स इट, ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम तरतीब आगे पीछे कर रहे हैं क्योंकि मैं एक्सरसाइज के हिसाब से चल रहा हूँ। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ये सारे 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कवर करेंगे, देन 7.2 के। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स गिवन है और उसने कहा सम ऑफ ए बी एंड सी डी निकालें। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, अभी पीछे सीख के आए बी माइनस ए। तो बी है 2i प्लस 0j माइनस ए है 1i प्लस 1j, क्योंकि वो -1 था, बाहर माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। 2i में से आई गए 1i और 0j और 1j 1j। इसी तरीके से सी डी निकालते हैं। सी डी होगा डी माइनस सी। तो पहले डी वाला वेक्टर लिखेंगे -2i प्लस 2j। अब सी वाला माइनस, वो 1 के साथ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1i माइनस 3j। अगर आपको ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो मैं स्टिल इसको साइड पे दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए कि सबसे पहले हमने क्या किया। ये लिखा हुआ था 1i माइनस 1j, ये ए का वेक्टर है। बी का वेक्टर है 2i प्लस 0j। अब मैंने ए भी निकालना तो बी में से ए माइनस करूंगा, यानी बी में से ए निकालूंगा। 2 में से 1 गए 1, 0 में से 0 और 1 को, चूंकि ये साइन चेंज होगा तो 0 प्लस 1 1j। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। सेम आप सी डी को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है फाइंड सम ऑफ ए बी एंड सी डी, कि आप ए बी प्लस सी डी का सम निकालें। ए बी है 1i जमा 1j, सी डी है -1i माइनस 1j। मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दरमियान में प्लस है। 1i से कैंसिल, 1j से कैंसिल, 0 यानी नल वेक्टर रह गया। तो ये नल वेक्टर मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए है कि हम 7.1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान काम है। इसका सबसे पहले सिंबल देख लें, वी कैप, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि आप ऊपर वेक्टर लिखेंगे, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर तो हमें उसने क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ, ये वेक्टर है, मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालूंगा, स्क्वायर रूट डालूंगा, आई के साथ जो नंबर लिखा है वो लिखूंगा, उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर। दैट्स इट, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड का तरीकाकार है। कोई भी वेक्टर हो, मिसाल के तौर पे मेरे पास है 1i जमा 2j, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आई वाला नंबर जे वाला नंबर। आई जे खुद नहीं लिखूंगा, सिर्फ नंबर्स लिखूंगा, इनको सॉल्व करूंगा और मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, माइनस का तो स्क्वायर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल, 3 रह गया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, दोनों का स्क्वायर होता है, प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, दोनों 4 हैं तो एक बार रहेगा, और ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 ओवर 4 कैंसिल, 1 रह गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर तो मुझे ऑलरेडी सवाल में ही दिया होता है, तो वी कैप क्या आएगा, -√3/2i -1/2j। ये वेक्टर हो गया, उसके नीचे मैग्नीट्यूड लिख दें, 1 से डिवाइड होके तो यही रहेगा। तो इसका मतलब है यही मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। हमें निकालना है फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, यानी हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए से ओरिजिन यानी ओ की तरफ जा रहा हो। तो इसका मतलब है कि हमें ए ओ निकालना है, जबकि गिवन क्या है, गिवन है ए बी, यानी ए बी वैक्टर गिवन है हमारे पास। तो ए बी वैक्टर का मतलब है बी माइनस ए, और मैंने कहा था मैं इसके साथ ओ लगा सकता हूँ क्योंकि हर एक वेक्टर और रीजन से ही स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मुझे ये ए ओ निकालना है, मैं इसको यहीं पे रखूंगा, ये प्लस का ओ बी इधर आके माइनस का ओ बी,
और ये माइनस ओ ए अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। माइनस ओ ए का मतलब है कि मैं इस ए को इधर रखना चाहता हूँ, इस ओ को इधर रखना चाहता हूँ। जब भी हम वेक्टर में डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी ओ से ए नहीं ए से ओ, तो मुझे एक माइनस देना पड़ता है क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज की है। ये वाला माइनस पहले का मौजूद रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए ओ बन गया मेरे पास। जो मुझे निकालना था वो बन गया। क्या बोला मैंने कि ओ ए तो मेरे पास गिवन था, उसकी मैंने डायरेक्शन चेंज की तो माइनस लगाया, वो माइनस पहले वाले माइनस से प्लस हो गया। अब मैं ए भी पुट करूंगा 4i माइनस 2j, माइनस ओ भी पुट करूंगा माइनस 2i प्लस 5j। माइनस की वजह से अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। अब मैं i को i में सॉल्व कर देता हूँ और j को j में सॉल्व कर देता हूँ और मेरे पास इजीली ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -7j, ये मेरे पास ए ओ निकल आया। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही क्वेश्चन का मेन क्रक्स है कि मैंने ए ओ की डायरेक्शन चेंज की, उसके लिए माइनस डाला, वो माइनस बाहर वाले माइनस से प्लस हो गया, और इधर तो मैंने सिंपली इन दोनों को बस माइनस ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v इक्वल आई माइनस जे माइनस के। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, v वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगेन वही बात, i के साथ वाला नंबर कोई नहीं है तो 1, j के साथ वाला नंबर कोई नहीं है तो 1, k के साथ वाला नंबर कोई नहीं है तो 1। इन सब के स्क्वायर्स करेंगे और इनको आपस में प्लस कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √3। याद रखना है, आपके पास कभी भी स्क्वायर के बाद नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। चाहे माइनस का नंबर है, अगेन वो स्क्वायर होके हर चीज़ हमेशा प्लस में ही निकलती है बाहर। उसके बाद डायरेक्शन को साइंस कैसे निकलेंगे, डायरेक्शन को साइंस बहुत सिंपल है। जो भी आपके पास वेक्टर गिवन है वो कैसे करेंगे हम उसको, सबसे पहले डायरेक्शन को साइंस 3 होते हैं, कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा। कॉज अल्फा का मतलब है जो आई लिखा हुआ है उसके साथ वाला नंबर लिखे 1, और जो आपके पास मैग्नीट्यूड आया वो लिखें √3। ये आपके पास कॉज अल्फा निकल आया। इसी तरह कॉज बीटा का मतलब है जो जे के साथ नंबर लिखा है, यानी -1, उसके नीचे अपना यूनिट वेक्टर लिख दें। और इसी तरीके से जो के लिखा हुआ है इसके साथ का जो नंबर है यानी 1, वो भी माइनस का, उसके नीचे यूनिट वेक्टर। ये हमारे डायरेक्शन को साइंस आ गए। यानी जब भी हमें डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो आई के साथ वाला नंबर, उसके नीचे अपना मैग्नीट्यूड, जे के साथ वाला नंबर, उसके नीचे अपना मैग्नीट्यूड, के साथ वाला नंबर, उसके नीचे अपना मैग्नीट्यूड। यानी हम क्या करेंगे कि नंबर लिखेंगे, उसके नीचे अपना मैग्नीट्यूड। तो ये कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा, ये डायरेक्शन को साइंस निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है पेपर में। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। सबसे पहले ये वेक्टर गिवन है, इसको लेट कर लें कि ये v है, और सबसे पहला काम ये करें कि आप इसका एक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। मैग्नीट्यूड वही, i के साथ वाला नंबर स्क्वायर, j के साथ वाला नंबर स्क्वायर, k के साथ वाला नंबर स्क्वायर। ये आ गया 49 और इसका 7 आंसर आ गया। अब आप अपना एक यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, सीखा हुआ है हमने कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसके नीचे अपना मैग्नीट्यूड लिखते जाएं। ये हमारा सिंपल यूनिट वेक्टर निकालने का तरीकाकार है। उसके बाद उसने मैग्नीट्यूड बताया हुआ है कितना, 4। क्या करें कि आप अपने यूनिट वेक्टर के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दें। ये यूनिट वेक्टर था, इसके साथ आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें, आपको आपका वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर वो कहे कि इसी तरह के 2 वेक्टर निकालें, तो आप एक बार +4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो अभी उसने कहा है फाइंड आ वेक्टर, यानी एक वेक्टर निकाले। तो मैंने ये एक वेक्टर निकाल लिया जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और इसके पैरेलल है।
तो अगर वो आपको कहता फाइंड टू वेक्टर्स तो आप एक बार प्लस का नंबर ले लेते, एक बार माइनस का नंबर ले लेते। तो अगर वो आपको बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन दे तो आपने रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है, डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं पी क्यू वेक्टर के, लेकिन पी क्यू वेक्टर नहीं दिया हुआ, पी क्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पॉइंट्स से वेक्टर निकालना बहुत आसान है। पी क्यू का मतलब है क्यू माइनस पी, दोनों के साथ और डाल दें क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्यू है 1i प्लस 3j प्लस 1k, अगर 3 पॉइंट है तो आई जे के, और पी है 2i 1j और 5k। इन तीनों के नीचे ये स्लैशेस डाल दें ताकि ये वेक्टर पता लग जाए। 1i में से 2i गए तो -1i, 3j में से 1j गए तो 2j, 1k में से 5k गए तो 4k। ये हमने अपना पी क्यू वेक्टर निकाल लिया जो उसने हमें नहीं दिया था। तो जब भी आपको पॉइंट्स दे और वेक्टर ना दे तो पॉइंट से वेक्टर निकालना सिंपल है। पी क्यू का मतलब है क्यू माइनस पी। अब निकालने हैं डायरेक्शन को साइंस। डायरेक्शन को साइंस का तरीकाकार सेम रहेगा। आप पहले पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लें, उसका अब मैं पैटर्न एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट सिंपली निकालूंगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल आया। अब डायरेक्शन को साइंस के लिए बारी बारी इनमें वैल्यूज पुट करते रहें। कॉज अल्फा का मतलब है आप अपने वेक्टर का आई वाला नंबर लिखें और उसके नीचे अपना मैग्नीट्यूड लिख दें। कॉस बीटा के लिए जे वाला नंबर लिखें और उसके नीचे अपना मैग्नीट्यूड लिख दें। कॉस गैमा के लिए के वाला नंबर लिखें और उसके नीचे अपना मैग्नीट्यूड लिख दें। दैट्स इट, ये हमने तीनों डायरेक्शन को साइंस निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें उसने 3 एंगल्स दिए हैं और कहा है कि मालूम कीजिए कि क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हैं एक सिंगल वेक्टर के या नहीं। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। अगर आपके ये तीनों एंगल्स इस फॉर्मूले में पुट होने के बाद 1 के इक्वल आंसर दे दें तो आपने कहना है कि जी हाँ ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर ये 1 के इक्वल आंसर नहीं देंगे तो आपने कहना है नो दीज आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा। अल्फा कितना 45, बीटा 45, गैमा 60। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर ले लें। ये आ गया 1/2, ये भी 1/2 और ये 1/4। 4 एलसीएम। आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आया 5/4 जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा निकालना है दो वेक्टर्स के दरमियान u और v। याद रखें ये डायरेक्शन कोसाइन से अलग बात है। अब हमें कोसाइन ऑफ एंगल थीटा निकालना है। फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। u डॉट वी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v। सबसे पहला एक नया कॉन्सेप्ट कि हमें डॉट लेना आना चाहिए। हमारे पास u वेक्टर क्या है 2i। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स का मतलब है कि पहले वाला i, दूसरा वाला j और तीसरा वाला k। और v वेक्टर ये है 2i 4j 1k। पहला काम है u डॉट वी लेना। u डॉट वी कैसे लिया जाएगा, आप i को i के साथ मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4, j को j के साथ मल्टीप्लाई करें 4 3 जार 12, प्लस माइनस माइनस, k को k के साथ मल्टीप्लाई करें 1 1 जार 1, प्लस प्लस प्लस। यानी मैंने क्या किया, 2 को 2 से, 3 को 4 से और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 1 1 जार 1, 4 प्लस 1 5, 5 में से 12 माइनस किए तो -7। u डॉट वी आ गया। अब हम बारी बारी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले u का मैग्नीट्यूड और फिर v का मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड्स हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिए। यू का मैग्नीट्यूड आया 14, वी का मैग्नीट्यूड आया 21। अब मुझे जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। कॉस थीटा यू डॉट वी, यू डॉट वी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, -7 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ यू कितना आया 14, मैग्नीट्यूड ऑफ 21 कितना आया, वी कितना आया 21। यू और वी को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 294, और 294 होता है 7√6। आप कैलकुलेटर पे डालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, 7 7 से कैंसिल, ये -1 ओवर √6। ये हमारे पास कॉस ऑफ एंगल थीटा आ चुका। इस क्वेश्चन में प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी निकालनी है और फिर बी अलोंग ए निकालना है। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, जब भी कभी प्रोजेक्शन निकालनी हो तो ऊपर हमेशा ए डॉट बी ही रहेगा, नीचे आपने जिसके अलोंग निकालनी है वो वेक्टर आ जाएगा। बी के अलोंग निकालनी है तो बी आ जाएगा, अगर ए के अलोंग निकालनी हुई तो नीचे ए आ जाएगा, ऊपर हमेशा यही रहेगा। तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं पहले। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है 1i जमा 0j, क्योंकि j नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, -1k। इसी तरह बी वेक्टर क्या है मेरे पास, 0i, क्योंकि 0 नहीं है बी के पास, 1j जमा 1k। अब ए डॉट बी निकालना मसला नहीं है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, और माइनस प्लस माइनस, ये मेरे पास ए डॉट बी का आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया। अब बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि नीचे होता है मैग्नीट्यूड, ये याद रखिएगा। बी का मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये आ गया 2। तो अब मैं अपने फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी -1 ओवर बी का मैग्नीट्यूड यानी √2। अगर मुझे निकालनी हो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, ऊपर ए डॉट बी, सिर्फ नीचे ए आ जाएगा, क्योंकि मुझे ए के अलोंग निकालनी है, ए का मैग्नीट्यूड। अब मैं ए का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, बिल्कुल सेम है। ए में मेरे पास 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये 1i वाला हो गया, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। अगेन इसका भी 2 ही रहेगा, तो बिल्कुल सेम रहेगा। ए डॉट बी का आंसर मेरे पास है -1, और ए का मैग्नीट्यूड मेरे पास अगेन √2 आया, ये ए की प्रोजेक्शन निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जबकि यू और वी दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने का आसान मतलब ये है कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अगर ये बात सेटिस्फाई है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन यहाँ वो बता चुका कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसका सेटिस्फाई होना लाजमी है। तो सबसे पहले यू वेक्टर लिखेंगे, अल्फा आई जमा 2 अल्फा जे -1k, और फिर वी वेक्टर लिखेंगे आई जमा अल्फा जे जमा 3k, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि वो हमें बता चुका कि ये परपेंडिकुलर है। अब डॉट लेंगे, डॉट लेना सिंपल, आई के साथ आई वाला नंबर, अल्फा और 1, इधर अल्फा है आई के साथ, उधर आई के साथ 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई, जमा जे के साथ जे, या 2 अल्फा है और यहाँ अल्फा है, सॉरी अल्फा, इधर जे के साथ अल्फा था, उधर जे के साथ 2 अल्फा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई, के के साथ के, इधर के साथ 3 है, उधर के साथ -1 है, आपस में सबको मल्टीप्लाई, अल्फा 1 जार अल्फा, 2 अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, 3 1 जार 3, सिचुएशन आ गई 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3। आगे आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, चाहे तो मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर लें। वैसे इस पे मिड टर्म ब्रेक ज़्यादा आसान है, लेकिन क्वाड्रेटिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे 6 बनाना है, 3 2 जार 6 हो गया,
अल्फ़ा कॉमन। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या निकालना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक से या मिड टर्म ब्रेक से, इसमें आप पे कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ हमें अल्फ़ा की वैल्यू से गर्ज है। चाहे तो आप मिड टर्म लगा लें, चाहे तो क्वाड्रेटिक लगा लें। ये भी सेम क्वेश्चन है कि उसने कहा अल्फ़ा निकालें, जबकि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। दोनों के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि दोनों का डॉट ज़ीरो आएगा। ये मैंने दो वेक्टर्स लिखे, दोनों का डॉट निकाला। कैसे निकालूंगा? आई को आई के साथ 2 3 जार 6, जे को जे के साथ अल्फ़ा और 1, अल्फ़ा 1 जार अल्फ़ा, के को के के साथ 5 और अल्फ़ा 5 अल्फ़ा। उसके बाद ये दोनों प्लस हो रहे थे, मैंने 5 अल्फ़ा और अल्फ़ा को प्लस करके 6 अल्फ़ा कर दिया और ये 6 दूसरी साइड भेज दिया। यहाँ मिड टर्म लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मेरे पास स्क्वायर में कोई टर्म नहीं आई। पिछले सवाल में स्क्वायर में टर्म थी, इसमें स्क्वायर में कोई टर्म नहीं है। मैंने अल्फ़ा को अल्फ़ा में प्लस किया, सिंपल नंबर को दूसरी साइड भेजा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड किया और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें u क्रॉस v फाइंड आउट करना है। अभी तक जो एक्सरसाइज हमने अटेम्प्ट किए हैं उनमें u डॉट v फाइंड आउट किया है, यानी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होगा? u क्रॉस v निकालना है। सबसे पहले आप ये बना लीजिए, i, j और k, ये तीन वेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। i की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब लिख लीजिए। पहली 2i, दूसरी 4i, इसी तरह -1 और इधर 2, के साथ +1 और इस के साथ -1, यानी ये पहला वेक्टर लिख लिया और ये दूसरा वेक्टर लिख लिया। 2 -1 1, 2 -1 1, 4 2 -1, 4 2 -1। ये हमारे पास u क्रॉस v का एक सिनेरियो बन गया। अब क्या करना है? पहले i लिखना है, -j लिखना है और +k लिखना है। पहली वाली चीज़ प्लस के साथ, दूसरी वाली चीज़ माइनस के साथ, तीसरी चीज़ प्लस के साथ, अगर एक और चीज़ होती तो दोबारा माइनस के साथ, यानी प्लस माइनस इस तरीके से अल्टरनेट करते हैं। अब आई की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? ये वाला कॉलम यानी आई वाला कॉलम और आई वाला रो छोड़ दें, बाकी दोनों का डिटर्मिनेंट ले लें, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई। -1 और -1, 1 1 ज़र 1 और माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़र 2, दरमियान में माइनस। ये 2 में से 1 में से 2 गए तो -1 और आई का आई एज इट इज़ आ जाएगा। जे की बारी, जे वाला कॉलम, जे वाली रो को स्किप कर दें, बाकी जो चार चीज़ें बची उनका डिटर्मिनेंट यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 1 ज़र 2, माइनस का 2, 4 1 ज़र 4, दरमियान में माइनस, ये -6 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 6j, इसका -6 आना था और माइनस माइनस प्लस होके 6j बन जाना था। अब के की बारी, ये और ये छोड़ दें, के वाला कॉलम और के वाली रो स्किप कर दें और बाकी जो बचा उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, यानी 2 2 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4, वो -4 आना था और दरमियान में भी एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास आ गया +8k। तो ये हमने u क्रॉस v का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा फाइंड आउट हो गया। दो बातों को ज़हन में रखें, डॉट प्रोडक्ट का आंसर सिंगल नंबर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर इस तरीके से वेक्टर की शेप में आएगा। सवाल है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लें। कभी भी वो आपको कहे कि यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो, तो सबसे पहले आपने क्रॉस निकालना है। या अगर यूनिट वेक्टर ना बोले, सिर्फ वेक्टर बोले और कहे कि परपेंडिकुलर हो, तो आपने हमेशा इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है कि पहले क्रॉस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्रॉस कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी और देन उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, जैसे हमने पीछे किया था कि आई जे के कॉलम बनाए, पहले वाले वेक्टर को लिखा, दूसरे वाले वेक्टर को लिखा और इसका क्रॉस निकाल लिया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया हमने। मैंने पैटर्न स्किप कर दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। उसी तरीके से कि आई लिखेंगे, वो वाला रो कॉलम स्किप कर देंगे, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस। एक मैं इसको दूसरे मेथड से भी, ये -1 × 4
और इसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई बाय -1 और दरमियान में माइनस, फिर इसी तरीके से -4 और ये 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे ही आपके पास A क्रॉस B आ जाए तो यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है। आप ऊपर लिखें वेक्टर, नीचे लिखें उसका मैग्नीट्यूड, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड उसी तरीके से निकालेंगे, हर एक चीज़ का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया। और उसके बाद हम इसको बारी बारी हर एक नंबर के नीचे लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कि हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दो वेक्टर्स के। परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको बता दिया था कि हमें सीधा A क्रॉस B निकालना है। तो A वाला वेक्टर लिखा, B वाला वेक्टर लिखा और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। उसी तरीके से कि I के लिए I लिखा, फिर -j, फिर +k, I वाला कॉलम रो छोड़ के बाकी दो को क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। इसी तरह J के लिए भी J वाला रो कॉलम छोड़ के बाकी दो को आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस, और सेम के। और हम इस तरीके से एक वेक्टर निकाल लेंगे। चूँकि उसने सिंपल वेक्टर निकालने को बोला है तो इसीलिए हमें उसका वो यूनिट वेक्टर वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब सिंपल वेक्टर कहेगा तो बस ये वेक्टर निकाल के एंड कर देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, जबकि हमें 4 वर्टिसेस दी हुई हैं A B C D। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। यानी सबसे पहले हमें AB चाहिए, फिर AC चाहिए, इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। AB कैसे निकलेगा, B माइनस A, ये B की वैल्यू, ये A की वैल्यू, दोनों को बारी बारी माइनस किया, हमें ये AB मिल गया। AC क्या होगा, C माइनस A, तो C की वैल्यू माइनस A की वैल्यू माइनस किया और यहाँ से एक और वेक्टर मिल गया, ये AB मिल गया, ये AC मिल गया। AB क्रॉस AC निकालेंगे, I J K, इधर से ये AB की वैल्यू 3 0 -2 3 0 -2, ये AC की वैल्यू 5 -7 3 5 -7 3। यहाँ से हमने इन दोनों का क्रॉस निकाला तो ये वेक्टर मिल गया। इसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालने के बाद जो भी इस वैल्यू का आंसर आएगा वो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जिसमें वो हमें कह रहा है फाइंड अल्फ़ा सो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अभी तक हमने जब अल्फ़ा निकाला तो यही देखा कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अब उसने कहा ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर होने का मतलब क्या है? कोप्लेनर होने का मतलब ये है कि 3 वेक्टर्स तब कोप्लेनर होंगे जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। यानी मैंने क्या किया, I J K लिखा, पहले वाले के I के साथ अल्फ़ा था, J के साथ 1 था और K नहीं था, मैंने उसकी जगह 0 लिख दिया। दूसरे वाले में I J के साथ 1 1 था, 1 1 लिख दिया, K के साथ 3 था, 3 लिखा। तीसरे वाले में I के साथ 2 था, J के साथ 1 था और K के साथ -2 था, तो वो एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका क्रॉस निकालूंगा। आपने अभी तक 2 बाई 2 का क्रॉस, दो वेक्टर्स का क्रॉस तो सीखा है, ये 3 का तरीका सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया, अल्फ़ा पकड़ा, ये प्लस के साथ, 1 पकड़ा, ये माइनस के साथ, 0 पकड़ा, ये प्लस के साथ। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, वही तरीकाकार है। पहले वाले के लिए अल्फ़ा का कॉलम, अल्फ़ा की रो छोड़ दी, बाकी दो को क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 और दरमियान में माइनस का साइन। अगले वाले के लिए 1 वाला कॉलम, 1 वाली रो छोड़ दी, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, तो 1 उसका रो और उसकी कॉलम को छोड़ दिया, बाकी -2 1 ज़ा -2, 3 2 ज़ा 6 और दरमियान में माइनस, प्लस 0। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, सब कुछ 0 ही हो जाएगा, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। 3 और 2 5 हो गया, अल्फ़ा का अल्फ़ा एज इट इज़। 6 और 2 8 हो गया, और ये 8 1 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके से ये 0 था, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। +8 उधर जाके -8 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, और अल्फ़ा की वैल्यू 8/5 आ गई। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A ये आपस में इक्वल हैं, जबकि गिवन क्या है, A + B + C = 0।
सबसे पहले क्या करें कि जो भी आपको वेक्टर गिवन है, यानी जो भी आपको ये सिचुएशन गिवन है, इसके साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले, ए क्रॉस ए, इसी तरह ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट में दो सेम तरह के वेक्टर ज़ीरो हो जाते हैं। ये ए क्रॉस बी बचा और ये ए क्रॉस सी उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास ये सिनेरियो है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि वेक्टर में जब भी डायरेक्शन को चेंज करना होता है तो माइनस साइन लगता है। यानी अगर मैं इस सी को पहले लिखूँगा, इस ए को बाद में लिखूँगा तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। मैंने सी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, माइनस साइन लगाया, वो माइनस इस पीछे वाले माइनस के साथ मिलके प्लस बन जाएगा। यानी मेरे पास बन गया ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। यानी मैंने इतना हिस्सा प्रूव कर लिया। अब दरमियान वाले पार्ट की बात करें तो दोबारा आप अपने वेक्टर को लिखें और उसके साथ बी को क्रॉस करवाएं। यानी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, दोनों सेम हो गए, ये ज़ीरो हो गया, ख़त्म। ये बी क्रॉस सी इधर ही रहा, ये बी क्रॉस ए उधर जाके माइनस का हो गया, और जैसे ही हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया ये माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो गया। यानी बी क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी के। तो ये वाला वेक्टर भी कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कैसे निकलता है, u डॉट v क्रॉस w इसका फार्मूला होता है। और अगेन हम क्या करेंगे, जो तीनों वेक्टर गिवन है उन तीनों वेक्टर को जिस तरह हम क्रॉस सीख के आए हैं उसी तरीके से हम उन तीनों वेक्टर्स को डॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा। जैसे हमने सीखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।